वालेकुम दोस्तों, इन सेट पे मोहम्मद फकर में खुशामदीद। जनाब जरदारी साहब ने काम शुरू कर दिया है, बल्कि मैं ये कहूँ कि खेल शुरू कर दिया है, तो ये कहना भी कुछ गलत नहीं होगा। और खेल भी वो जिसके जरदारी साहब बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं, और ये बात हर दोस्त और दुश्मन मानता है कि जहाँ से लोग अपने खेल का इख्तिताम करते हैं, जरदारी साहब वहाँ से अपने काम का आगाज़ करते हैं और फिर उस काम को एक ऐसे लेवल पर लेके चले जाते हैं जहाँ पर जो है वो हर एक बंदा उनकी अचीवमेंट से हैरान होकर रह जाता है। और यही बात इस वक्त भी सामने आ रही है कि जरदारी साहब ने जिस तरीके से इस पॉलिटिकल सिनेरियो को संभाला है और जिस तरीके से वो इस गेम से बाहर आउट होते हुए नज़र आ रहे थे, और जिस तरीके से उन्होंने कम बैक करने की अपनी स्ट्रेटजी को ना सिर्फ अपनाया बल्कि नहायत ही खूबसूरती के साथ अपने कार्ड्स को खेला, ये अपनी मिसाल आप है। कैसे? ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस सवाल का जवाब आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे। आज से चंद दिन पहले ये बात हर खासो आम को पता थी। हर एक बंदा इस बात का जिक्र कर रहा था कि जनाब हुकूमत ने 8 अगस्त को असम्बलियों को डिसॉल्व करना है। 12 अगस्त तक जो है सदर साहब की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा या अज खुद नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा कि जनाब असम्बलियाँ डिसॉल्व हो गई हैं। और उसके बाद चूँकि असम्बलियाँ कबल वक्त डिसॉल्व हुई होंगी, तो इसका मतलब ये होगा कि नवंबर के अंदर जाकर इलेक्शन होंगे। फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर या सेकंड वीक ऑफ नवंबर के स्टार्ट के अंदर ये इंतखाबात की तारीख होगी। और उसके बाद निगरान सेटअप और इधर उधर बहुत सारी ये कहानियाँ थीं जो इस वक्त चल रही थीं। और ये बात सबको इस बात पर मुत्तफिक थे कि जनाब अब इलेक्शंस का डिले हमें होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये आसिफ अली जरदारी साहब की गेम है जिसने एक मरतबा फिर इस सारे के सारे इस सूरत हाल के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क डाल दिया है। ये सिचुएशन इतवार तक तो ऐसे ही थी, पिछली इतवार तक। ये इतवार तो एक आज है ना, कल आने वाली है। एक इतवार है जो पिछली गुजरी है। पिछली गुजरी इतवार तक ये सिचुएशन बिल्कुल ऐसे ही थी। लेकिन उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब इस गेम के अंदर एंटर होते हैं। लाहौर के अंदर मुलाकात होती है शहबाज शरीफ साहब के साथ, ब्लू फाइल उनके पास मौजूद होती है, और उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब बतदरीज इस गेम के अंदर शामिल होना शुरू हो जाते हैं। अब आखिरी मुलाकात जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की होती है आसिफ अली जरदारी साहब के साथ और बिलावल भुट्टो साहब के साथ, उसके अंदर इस बात पर इत्तफाक राय पाया जाता है कि जनाब जो वज़ीर आज़म अपॉइंट किया जाएगा निगरान सेटअप के अंदर, वो वज़ीर आज़म कोई टेक्नोक्रेट नहीं होगा, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं होगा, कोई रिटायर्ड जर्नैल नहीं होगा, कोई रिटायर्ड जज नहीं होगा, बल्कि वो एक पॉलिटिशियन ही होगा। अब इसके ऊपर जो है वो इत्तफाक भी कर लिया गया, और इस मीटिंग के अंदर ये बात भी कही गई कि जनाब हमें निगरान ऐसा चाहिए जिसकी हमें निगरानी ना करना पड़े, यानी वो किसी के हाथ का टूल ना बन जाए। लेकिन इसी दौरान डेवलपमेंट्स होती हैं। आसिफ अली जरदारी साहब जो अगले इलेक्शंस के बाद वज़ारत उज़्मा की कुर्सी के ऊपर नज़रें जमाए बैठे हैं, वो उसके लिए कुछ मुतहरक होते हैं। और उसके लिए जो उन्होंने अपना जो गेम प्लान सेट किया हुआ है, उसके मुताबिक उनका ये ख्याल है कि इस मरतबा की जो सीट्स पीपल्स पार्टी को मिली हैं नेशनल असम्बली में, अगर उनकी तादाद के अंदर 35 से 40 सीटों का इजाफा कर दिया जाए, तो फिर गेम जो है वो पीपल्स पार्टी के हाथ में आ जाएगी। ना सिर्फ हाथ में आ जाएगी, बल्कि पीपल्स पार्टी MQM और JUI और दीगर जमातों के साथ और आज़ाद अरकान के साथ मिलकर वज़ीर आज़म का ओहदा हासिल करने में कामयाब भी हो सकते हैं। इसी सिनेरियो में पीपल्स पार्टी की मुलाकातें हुई हैं और राब्ते हुए हैं, और इन राब्तों और मुलाकातों ने बहुत सारे लोगों के कान खड़े कर दिए हैं। और इन मुलाकातों और राब्तों ने इस बात की तरफ भी इशारा कर दिया है कि गेम अभी भी आसिफ अली जरदारी साहब के हाथ में है और आसिफ अली जरदारी साहब इन कार्ड्स को खेलना चाहते हैं। पहली मुलाकात जो आसिफ अली जरदारी साहब और उनके वफ्द की हुई, या उनका वफूद जिस तरीके से मुतहरक हुए हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा में हुई। खैबर पख्तूनख्वा में परवेज़ खटक साहब के साथ राब्ते हुए, और जहांगीर तरीन साहब और उनका ग्रुप और जनूबी पंजाब के कुछ इलेक्टेबल्स ऑलरेडी पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में हैं, जिनमें सरदार जुल्फ़िकार अली खोसा और उनके साहबजादे दोस्त मोहम्मद खोसा साहब भी शामिल हैं, और ये भी अपने हलके यानी DG खान के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन रखते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जनूबी पंजाब के अंदर ऑलरेडी मखदूम अहमद साहब और उनके साथ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की एक अपनी पोजीशंस भी मौजूद हैं, और नून लीग भी पीपल्स पार्टी को पंजाब के अंदर 6 सीटों पर जो सपोर्ट है वो करने के लिए तैयार है। इसका मतलब ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कम अज़ कम पंजाब के अंदर अपनी, मैं कम अज़ कम आपसे बात कर रहा हूँ कि 10 से 15 सीटों को सिक्योर कर लिया है। इसका मतलब ये है कि इस मरतबा पंजाब में
पीपल्स पार्टी 10 से 15 सीटें हासिल करने की पोजीशन में है और यही वो नंबर है जो आसिफ अली जरदारी साहब को चाहिए था। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है सिंध, जहां से पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पर दही इलाकों से जीतती हुई चली आती है और माजी में भी जो अंदरून सिंध था वहां पर पीपल्स पार्टी की डोमिनेशन मौजूद रही और पीपल्स पार्टी को मासवे जीडीए किसी और तरह से कोई ख़तरात लाहक नहीं हुए। अब जीडीए में भी पीपल्स पार्टी ने कुछ अपने लिए गुंजाइशें हासिल की हैं और कुछ सरकर्दा अफराद जो जीडीए के थे उनको अपनी पार्टी के अंदर शामिल किया, जिसमें मेयर साहब, गौश बख्श मेयर साहब बड़े सरकर्दा नाम हैं। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी के कुछ राब्ते हुए हैं जो गुज़िश्ता एक वीक के दौरान हुए हैं। वो हैं फंक्शनल लीग के सरबराह जनाब पीर साहब पगाड़ा के साथ और ख़ास तौर पर कराची से एक वफ्द को नॉमिनेट किया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले वो तमाम लोग जो इस वक्त ज़रा ज़ेरे ज़मीन चले गए हैं उनके साथ इंगेजमेंट की कोशिश की जा रही है। और इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि मुर्तज़ा वहाब साहब ने कुछ जिन्हें हम कह सकते हैं कि MQM के मौजूदा अरकान कौमी और सूबाई असम्बली उनके साथ भी राब्ते किए। इन मुलाकातें बुनियादी तौर पर इस वजह से नहीं है कि अगले इलेक्शंस के अंदर कोई ढीला ढाला इत्तेहाद बनाना है। जिन जीडीए के लोगों के साथ बातचीत की गई है पीर साहब पगाड़ा को छोड़कर बाकी जो अरकान हैं उनके साथ ये बात की गई है कि जनाब आपने अपनी जमात को छोड़ना है और पीपल्स पार्टी में शामिल होना है। इसी तरीके से मुर्तज़ा वहाब साहब और नासिर शाह साहब और इस तरह के कुछ और लोग वो MQM के साथ राब्ते में हैं। सईद गनी साहब जो MQM के साथ जिनके ताल्लुकात हमेशा से अच्छे रहे हैं और MQM उनकी बात को सुनती है, उन लोगों के ज़रिए वो तमाम लोग जो मौजूदा MQM के इस अलाइंस से जो एक जबरी अलाइंस है उससे नाराज़ हैं या वो ये समझते हैं कि अगर हम MQM के मौजूद अंदर ही रहेंगे तो हमारे लिए सिस्टम में कुछ जगह बनाना मुश्किल होगा, लिहाजा वो तमाम लोग पीपल्स पार्टी में शामिल होकर पीपल्स पार्टी की टिकट से अगर जो है कराची से इलेक्शन लड़ेंगे तो पीपल्स पार्टी ये समझती है कि इससे उनको फ़ायदा हासिल होगा। अब फ़ायदा हासिल होगा या नहीं होगा ये कतई तौर पर एक अलग बात है, लेकिन पीपल्स पार्टी की इन सरगर्मियों ने ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के बहुत ज़्यादा कान खड़े किए हैं। देखिए जो बात है मानने वाली वो तो है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने भी अगले इलेक्शंस के ऊपर अपनी नज़रें जमाई हुई हैं। जनाब शहबाज शरीफ साहब तो इस वक्त बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद हैं कि इन इंतखाबात के बाद वो दोबारा वज़ारत उज़्मा का ताज अपने सर पे सजाएंगे। उस वक्त तक जब तक नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली ख़त्म नहीं हो जाती, वो इलेक्शन लेने के लिए एलिजिबल नहीं हो जाते, जो उनको एहतसाब अदालत से सज़ा मिली हुई है वो सज़ा ख़त्म नहीं हो जाती, उस वक्त तक तो जो क़यादत है उसकी ज़िम्मेदारी तो शहबाज शरीफ साहब के पास है ना। उस वक्त तक तो नवाज शरीफ साहब नहीं आ सकते। तो बड़ी जेन्युइन सी बात है। इसका मतलब ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब अपनी गेम कर रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब अपनी मार पर हैं और आसिफ अली जरदारी साहब की इस जो एक्टिविटीज़ हैं वो ये समझते हैं कि अगर आसिफ अली जरदारी साहब अपनी इन एक्टिविटीज़ में कामयाब हो जाएंगे तब उनके लिए कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। और शायद यही वजह है कि शहबाज शरीफ साहब ने आज जो उन्होंने ख़िताब किया उसके अंदर उन्होंने ये वाला जुमला खासा ज़ोर देकर अदा किया कि अगले इलेक्शंस में जो भी जीतेगा हम अपने हिस्से का ताउन करेंगे, हम अपने हिस्सा का जो रोल है वो ज़रूर प्ले करेंगे और इसके अंदर जो नेशनल इंटरेस्ट है इसको किसी भी तौर पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब को पैगाम दे दिया कि जनाब फेयर प्ले के अंदर अंदर रहें, इसके अंदर जो हमारे और आपकी डील है इसके अंदर किसी और जगह से कोई चक्कर चलाने की कोशिश ना करें। फेयर गेम, फेयर रूल्स, आप जीते हम जीते, हमें इसके ऊपर कोई परवाह नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी इलेक्शंस के ऊपर ये गुज़िश्ता मंडे से लेकर अब तक कुछ सीरियस किस्म के क्वेश्चन मार्क्स आ गए हैं और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो कार्रवाई चल रही है उसका जो तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है, अगर आप उसको देखें तो वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि गेम इज़ नॉट येट ओवर, ये खेल अभी तक जारी है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी
اپنا تحریری جو حکم نامہ جاری کیا ہے کل کی سماعت پہ، اس میں انہوں نے اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ جناب ہم اب بھی نظریں جمائے ہوئے بیٹھے ہیں، اور یہ بات بھی ہے کہ اپنے فیصلے کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ جو انہوں نے آرڈر جاری کیا ہے کل کی سماعت کا، اس میں واضح طور پر یہ بات لکھی ہے کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے سپریم کورٹ کو 6 یقین دہانیاں کرائی ہیں، اور ان 6 یقین دہانیوں کے اوپر جو عدالت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ عمل درآمد ہو، نہ صرف ہو بلکہ ایک خاص ٹائم فریم کے اندر یہ عمل درآمد ہوتا ہوا نظر بھی آئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو سماعت جس کے بارے میں اوپن کورٹ کے اندر یہ بات کہی گئی تھی کہ جناب یہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کی گئی ہے، اسی آرڈر کے تحت اس کیس کی دوبارہ سماعت کے لیے 1 اگست کی تاریخ رکھی گئی ہے۔ اب 1 اگست کی تاریخ، 8 اگست کی تاریخ، 12 اگست کی تاریخ، یہ تمام تاریخیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، لہٰذا اس سینیریو کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ گیم اس وقت مکمل طور پر آن ہے۔ یہ جو 6 یقین دہانیاں جس کا فاضل چیف جسٹس نے اپنے آرڈر کے اندر لکھی ہیں، وہ 6 یقین دہانیوں میں سے پہلی یقین دہانی یہ کرائی گئی ہے کہ تفتیش کے دوران بادی نظر میں زیر حراست ملزمان کے خلاف جو الزام ہے، اٹارنی جنرل نے جو بات بتائی تھی کہ جناب ان کو نہ سزائے موت دی جائے گی نہ عمر قید دی جائے گی، تو انہوں نے کہا جناب ہم امید کرتے ہیں کہ یہ یقین دہانی پر عمل درآمد ہوگا۔ دوسرا یقین دہانی کہ جناب کسی ملزم کے خلاف فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا آغاز نہیں ہوا۔ تیسری یقین دہانی کہ جناب ٹرائل اگر شروع کرنا پڑے گا کسی بھی ملزم کے خلاف تو عدالت سے پیشگی اجازت لی جائے گی۔ چوتھی یقین دہانی یہ کرائی گئی ہے کہ جناب گرفتار ملزمان کے اہل خانہ اور وکلاء کو یہ ٹرائل دیکھنے کی اجازت ہوگی۔ اس کے بعد 5ویں یقین دہانی یہ بات کرائی گئی ہے کہ جناب زیر حراست ملزمان کو مرضی کا وکیل کرنے کی اجازت ہوگی، اور جو فیصلہ دیا جائے گا کسی بھی فوجی عدالت سے وہ تمام کا تمام جو کارروائی ہے وہ کرمنل عدالتوں میں لاگو قانون کے مطابق ہوگی، اور عدالتی فیصلوں میں ان کی وجوہات بھی لکھی جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ابھی کارروائی چل رہی ہے اس آرڈر کے مطابق جو حکم نامے کے اندر ان چیزوں کو ریکارڈ کیا گیا ہے، اس میں ان کا یہ کہنا ہے عدالت کا کہ جناب آپ نے یہ بات کہی اور آپ نے 1 ماہ کا وقت مانگا تھا، اور 1 اگست کو سماعت کو فکس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 1 مہینے کا وقت عدالت نے نہیں دیا۔ 1 اگست تک جو اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے وہ جو سوال اٹھائے گئے تھے ان سوالوں کا جواب لینا ہے اور جا کر سپریم کورٹ میں دینا ہے۔ یہ تو بات بظاہر تو اتنی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ کھیل ایسا نہیں ہے۔ اگست کے اندر جب یہ حکومت نہیں رہے گی تو سپریم کورٹ جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، اس کو کون دیکھے گا؟ نگران حکومت دیکھے گی، اور نگران حکومت کا اٹارنی جنرل دیکھے گا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ ریویو ایکٹ کون دیکھے گا؟ ججمنٹ ریویو ایکٹ کون دیکھے گا؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا نگران حکومت۔ اس کے ساتھ ساتھ فوجی ٹرائل، نگران حکومت، اور 14 مئی کے الیکشنز کے اوپر کا فیصلہ وہ ابھی تک موجود ہے، انٹیکٹ ہے، اس فیصلے پر کسی طرح کی کوئی نظر ثانی نہیں ہوئی، لہٰذا وہ تاریخ یعنی 12 یا 14 سپتمبر یا 16 سپتمبر جب چیف جسٹس صاحب اپنے عہدے پر موجود رہیں گے، اس دوران یہ جو گیم ہے اس گیم سے شہباز شریف صاحب اور دیگر کو آؤٹ کرنے کے لیے اگر عمران خان صاحب اس کھیل میں توشہ خانہ کیس یا اس طرح کے کیس کے اندر فری ہوتے ہیں، ان کو ٹاٹا گڈ بائی کہا جاتا ہے، تو باقی بھی اس میدان میں نہیں رہیں گے۔ لہٰذا آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے یہ جو ایک سمارٹ قسم کی ایک موو چل رہی ہے اپنے آپ کو ریلیونٹ بنانے کے لیے، وہ بہت ہی زیادہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اپنی اسٹریٹجی کے مطابق بہت ہی زیادہ کمپیٹیبل ہے حالات سے، اور اس میں ان کے لیے کچھ گنجائشیں موجود ہیں۔ اگر حالات ایسے ہی رہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے تو پھر آصف علی زرداری صاحب کی گیم بننے کے بہت زیادہ امکانات ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔